हेलो विद्यार्थियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन की क्लासेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा विषय है अरस्तू का दास्ता संबंधी विचार। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जो अरस्तू जी हैं उन्होंने दास प्रथा का जो है समर्थन किया है और वह दास प्रथा को अर्थात दास को राज्य की एक आवश्यक इकाई भी मानते हैं। अरस्तू का मानना है कि वह जो दास है वह राज्य के लिए एक आवश्यक चीज है, आवश्यक इकाई है। क्यों है? क्योंकि उसके अनुसार उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं कि क्यों दास आवश्यक है या क्या कारण है कि उन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया है। अरस्तू के अनुसार दास प्रथा के समर्थन के जो कारण है वो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है कि उन्होंने कहा है कि दासता जो है वो एक आवश्यक तत्व है। गुलामी जो है, दास जो है वो अपनी मालिक की एक प्रकार से संपत्ति है। जो मालिक है दास को अपनी संपत्ति के रूप में वो मानता है। आगे कहा है कि जो दास है वह गृहस्थी जीवन और परिवार के जीवन, घरेलू कार्यों के लिए आवश्यक है। अरस्तु ने माना है कि जो दास प्रथा है वो एक आवश्यक तत्व है। दास जो है वो संपत्ति के समान है, बराबर है, और जो दास है वो घर परिवार के कार्यों को कार्य करने के लिए आवश्यक है। आगे अरस्तु ने माना है, या हम कहते हैं कि अगर हमें अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार को समझना है तो उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और समझना होगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक सतह। अरस्तु का मानना है कि यंत्र के रूप में दासों का प्रयोग परिवार और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अरस्तु ने माना है कि जो दास है उसका समाज में योगदान होता है, परिवार में योगदान होता है, अर्थात समाज और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दास का होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं स्वामी व दास का संबंध है एक दूसरे का। उन्होंने कहा है कि जो स्वामी है और दास है उनका चोली दामन का साथ है, क्योंकि दास के लिए स्वामी और स्वामी के लिए दास का होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? वो बताते हैं कि दास अपने स्वामी के अधिकार की वस्तु है। दास जो है वो अपने स्वामी के अधिकार की वस्तु है और उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दास का अस्तित्व स्वामी से अलग नहीं हो सकता, इस वजह से। तीसरा पॉइंट है आपका, उन्होंने तीसरा पॉइंट बताया है दासता का, और वो है कि दास का गुण, जो दास का गुण व आज्ञा पालन का, कि जो दास है उसका ये प्राकृतिक गुण है कि वो जन्म से ही दास है। उसकी प्रकृति जन्मजात ये प्रवृत्ति है और उसके अंदर जन्म से ही कुछ गुण होते हैं जिसकी वजह से उसको दास माना जाता है। उसके जो प्राकृतिक गुण हैं उसको उसकी आज्ञा का पालन करना ही होता है। तो दास का जो प्राकृतिक गुण है वो है अपने स्वामी की सेवा करना, उसकी बातों को मानना, आज्ञा का पालन करना। तो इसलिए जो दास है वो अपने प्राकृतिक गुणों को अलग नहीं किया जा सकता, उसके प्राकृतिक गुणों को, और वह अपने प्राकृतिक गुणों को मानता है अर्थात उनका पालन करता है। अरस्तु ने चौथा पॉइंट बताया है कि दास्ता मेरे अनुसार अर्थात अरस्तु के अनुसार औचित्य है। क्यों औचित्य है? अरस्तु ने दास्ता के औचित्यता के कुछ कारणों का वर्णन किया है और उसका जो पहला कारण है वो है जन्मजात असमानता। अरस्तु मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो जन्मजात असमान होता है, तो कुछ जो विवेकी होते हैं वो दास नहीं होते। जिनमें विवेक नहीं होता, जो कम विवेक होता है या फिर जिनके प्राकृतिक गुण दास वाले होते हैं, वो जन्म से ही असमान होते हैं। एक प्रकार से व्यक्ति जो है वो जन्म से असमान, इस वजह से ही उन्होंने जो है दास की प्रवृत्ति को औचित्यपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि उसकी प्राकृतिक जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उससे हम भाग नहीं सकते। जो दास है उसकी प्राकृतिक जो वास्तविकता है वो राजा की सेवा करना, अपने गुरु की सेवा, स्वामी की सेवा करना ही है। अरस्तु ने माना है कि स्वामी को आवश्यकता है इसलिए दास वर्ग का जन्म हुआ, अर्थात स्वामी को समय समय पर अपने कार्यों की पूर्ति के लिए दास की जरूरत पड़ती है। अरस्तु कहते हैं कि केवल स्वामी को ही दास की नहीं, दास वर्ग को भी स्वामी की आवश्यकता पड़ती है, या दास वर्ग को भी ये महसूस होता है कि हम प्राकृतिक रूप से असमान है, इसलिए हमारा कार्य ये है। तो आगे हम देखते हैं कि जो अरस्तु हैं उनके दास्ता संबंधी इस विचार की आलोचना विभिन्न विचारकों के द्वारा की गई है। तो विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न विद्वानों ने जो अरस्तु के दास्ता संबंधी व्यवस्था का जो है एक आलोचनात्मक वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि
स्वाभाविक दास हर समय जिंदगी भर का दास नहीं होता। हो सकता है वो कुछ समय के लिए हो, परंतु ये नहीं है कि वो उसका प्राकृतिक गुण है। उसका प्राकृतिक गुण नहीं है, वो परिस्थितियों की वजह से दास बना। ठीक है, तो एक बार जब कोई व्यक्ति दास बन जाता है तो वो जीवन भर का दास नहीं होता। इस आधार पर आलोचकों ने इसकी बुराई की है। दूसरा कि बौद्धिक क्षमता का कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं होता, अर्थात किसी की बुद्धि की क्षमता का कोई आकलन नहीं किया जा सकता, अर्थात कोई इसके लिए पैमाना नहीं है, कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम किसी की बुद्धिक क्षमता का पैमाना कर लें और कह दें कि भाई इसमें बुद्धि कम है तो ये दास बनेगा, इसमें बुद्धि ज्यादा है तो ये राजा बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अरस्तु के दासता विचार को जो है आलोचकों ने अमानुषिक करार दिया है। कहते हैं कि मनुष्य के समान नहीं है। उन्होंने अमानुषिक व्यवहार का वर्णन किया। उन्होंने कहा है कि जो अरस्तु हैं उनका दासता संबंधी जो व्यवहार है वो मनुष्य लायक नहीं है। उसके बाद अरस्तु का जो दासता संबंधी विचार है वो उन्होंने अव्यवहारिक भी बताया कि वो व्यवहारिक नहीं है, वो अव्यवहारिक है। साथ ही साथ जो विरोध करने वाले हैं, आलोचना करने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि अरस्तु का जो दासता संबंधी विचार है वो असामाजिक विचार है और साथ ही साथ वो राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ है। तो इस तरीके से अरस्तु के दासता संबंधी जो है विचार की आलोचना विद्वानों ने की है। परंतु जो अरस्तु हैं वो व्यक्ति को जन्मजात प्राकृतिक रूप से दास गुणों के आधार पर दास प्रथा का समर्थन करते हैं। इसके उन्होंने कुछ कारण भी बताए हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको अरस्तु के दासता संबंधी विचार का यहाँ पर जिक्र कराया, आपको समझाया। आई होप आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।